नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र के सीरीज़ में। कल से हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर लिया है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म किया और इस सीरीज़ में हम 38 बीपीएससी से लेकर के 69 बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं हम सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था आपको जिसका आंसर आपको कमेंट में करना था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ही था जिसने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे और उसने नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद वो अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। ये क्वेश्चन आपका 2001 के 2 के आसपास पूछा हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा डी। फिरोज तुगलक जो है इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी, इसीलिए माना जाता है कि इसके पास सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग की भी स्थापना किया था इसने। उसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, ये दासों की देखभाल के लिए स्पेशली इसका गठन किया गया था और उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 2001 के 2 के आसपास पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके सीधे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी और डी शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिरोज तुगलक ही वो सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2000 के आसपास पूछा है। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। ठीक है, इसीलिए इससे माना जाता है कि इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णराय द्वितीय और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देवराय द्वितीय के काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो भारत में आया था और ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी पूछा है और आपका 60 बीपीएससी यानी कि 2014 में भी पूछा है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिनका कार्यकाल जो था 1482 से 46 ईस्वी के बीच था, उन्हीं के शासनकाल में वो विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन, उसने इसमें उसके ये यात्रा वृत्तांत का नाम है, बहुत ही लंबा है, उसमें देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, इसको याद करना तो मुश्किल है बट बार बार अगर आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन ए लोदी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश और डी खिलजी वंश। और इसका आंसर बी हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर का जब आक्रमण हुआ उसके बाद से भारत में जो है सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ठीक है, तैमूर का आक्रमण
जो 1398 ईस्वी में हुआ था, उस समय तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया और 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है। 1413 ईस्वी में सरदारी ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। यह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश जिसका नाम सैयद वंश था उसकी नींव डाल दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलोल लोदी और डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी जो था उसने एक नगर बसाया जहाँ पे अब आगरा स्थापित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है। वह लोदी वंश का महानतम शासक था और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो अगर आपसे पूछता है कि किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो हो जाएगा आपका सिकंदर शाह, जो निज़ाम खां के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है उसी के समय में आरंभ हुआ था। ठीक है। और इसके बाद से उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की और उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुति की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था और उसने स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद किया था जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। तो इस ग्रंथ का भी नाम आप याद रखिएगा, फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ जिसका नाम लज्जत ए सिकंदर शाही था, उसकी भी रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ये गज ए सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, ये सारे शब्द अगर आप रिवाइज करेंगे तो बार बार रिवाइज करने से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, जिसको याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका 2022 में यानी कि 67th बीपीएससी में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर बुक्का, डी वीर नरसिंह राय, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वो हरिहर बुक्का थे। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था और इस राज्य की राजधानी जो है वो हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का प्रथम और डी देवराय द्वितीय। ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना है यानी कि 1995 के अप्रॉक्स पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिहर द्वितीय जो है वो पहले ऐसा शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 से 1407 ईस्वी था, वो सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली और कांची आदि प्रदेशों को भी जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में जो है सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। उसके बाद हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता जो है वो पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था, यानी कि गोवा और बेलगांव उसने छीना बहमनी राज्यों से। वह शिव यानी कि विरूपाक्ष का उपासक था।
तो जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके हरिहर द्वितीय से रिलेटेड आप सबको ये याद रखना है, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और आप पढ़ते रहिएगा बार बार तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खां और डी गजपति। इसका आंसर हो जाएगा ए कुली कुतुब शाह, यानी कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध है वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने ही की थी और जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले भी जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया और यहीं से कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच जो है वो संघर्ष शुरू हुआ और इसमें कुतुबशाही जो सेना थी वो पराजित हुई, ठीक है। तो गोलकुंडा का युद्ध कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी और डी मुद्रा प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भू राजस्व, यानी कि वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था, इसीलिए इस साम्राज्य की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे कि भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, ये सारे जो हैं वो विभिन्न इन स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। भूमि का जो है भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट, जिसको भूमि कर कहते थे, इस नामक कर की राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो अगर पूछता है आपसे कि शिष्ट क्या था तो एक भूमि कर था, ठीक है। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी कि अस्थवन या अथवन कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा है, यानी कि 63rd बीपीएससी में पूछा है। ऑप्शन ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो हम्पी में आपको प्राप्त मिलता है, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हम्पी के खंडहर जो वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है वो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है, ठीक है। हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान-ए-अर्ज विभाग जो है वो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए शाही पत्राचार से, बी विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीवान-ए-अर्ज जो है वो रक्षा विभाग से संबंधित था और ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है, यानी कि 60 और 62nd बीपीएससी जो 2011 में हुआ था, 2016 में इसमें आ चुका है। उससे पहले 2014 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीवान-ए-आरिज, जिसको आरिज-ए-मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का एक प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान-ए-आरिज, जिसको आरिज-ए-मुमालिक भी कहते थे, और आदिज-ए-मुमालिक का विभाग ही दीवान-ए-अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना जो है वो बलबन ने करी थी। कल हमने बलबन से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों के बारे में बात करी थी, तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं बलबन और इस सब के बारे में और भी जानकारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पूना और डी कोल्हापुर। ये क्वेश्चन आपका
ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, यानी कि 56 और 59 जो बीपीएससी हुआ था 2015 में, उसमें आ चुका है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रायगढ़ जो है वो शिवाजी की राजधानी है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गवा, डी आशफ खां और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार पूछ चुका है, 2016 में भी पूछा और 2014 में भी पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बहमनी राज्य का जो संस्थापक है वो अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल के अपने अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां, जिसे हसन गंगू, और इसका शासनकाल 1347 से 1358 ईस्वी था, उसके एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम जो है वो अहसानाबाद रखा। ठीक है, उसने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, जिसका नाम था गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत जो है एक शासन के अधीन था और जो गुलबर्गा का प्रांत था वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायी जो थे उनके पद और जागीर प्रदान की नई प्रथा जो है उसने आरंभ करी। उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का भी आदेश दिया था। जजिया कर के बारे में आपको पता है, एक तीर्थ कर था ये एक प्रकार का। तो उसने उससे हिंदू जो थे, ये स्पेशली इनसे लिया जाता था, तो उनसे ना लेने का उसने आदेश पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरंजामी प्रथा जो है वो किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा, बी तालुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रसाधन और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मराठा भू राजस्व प्रथा। सरंजामी प्रथा ये एक प्रकार का मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। ठीक है, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए जो है प्रदान की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन ए खराज, बी खुम्स, सी उष्ण और 4 है मुक्तई। तो इसमें उत्तर का चयन करना है। केवल एक, बी है दूसरा एवं तीसरा, सी है 1, 2 और 3 तीनों, डी है 1, 3 एवं 4। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2 से 3 दिन में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास ख़त्म कर लेंगे, तो बने रहिएगा इस सीरीज तक। जो भी जितने वीडियो आप देखते चलिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।